Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Bhashne and in today's video we will cover माइक्रोइकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के साथ हम लोग कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड, साथ में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, बेवलिन गुड्स एंड गिवन गुड्स। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले हमें समझना होगा कि डिमांड, प्राइस, सप्लाई और प्राइस, मतलब इन शॉर्ट प्राइस, डिमांड और सप्लाई में इन तीनों में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, बोले तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इससे हमारा क्या मतलब है कि इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप से मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो प्राइस है उस पर्टिकुलर गुड की वो कम होगी। सपोज एक पर्टिकुलर गुड है, उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हुई है तो डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब ये अपोजिट चलेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला वाला पड़ेगा, ऐसे इसमें चलता है। वहीं अगर हम ये डिमांड और प्राइस की बात हुई, अगर हम सप्लाई और प्राइस की बात करें तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, बोले तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक जैसा घटेगा या बढ़ेगा वैसा ही दूसरा होगा, और इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम बाई डायग्राम समझें तो वो ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे ये है, ये ग्राफ है, इसमें प्राइस 5 है तो उसी सेम मूवमेंट पे जो डिमांड है वो 15 है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। ठीक है, तो इसलिए यही चीज़ इस ग्राफ से अगर हम दिखाएं कि पहले प्राइस 5 थी, डिमांड 15 थी, प्राइस बढ़ी 10 हुई, डिमांड कम हुई 10 हुई, उसके बाद और प्राइस बढ़ी 15 हुई और डिमांड 5 हुई। इसी को हमने प्लॉट किया एट द पॉइंट ABC, और जब हम ABC को मिलाते हैं तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मिलता है, जो इसी वजह से है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। दैट्स वाई ये जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वहीं अगर मैं प्राइस और सप्लाई की ग्राफ की बात करूं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है। सपोज करिए प्राइस इस पॉइंट पे 5 है तो सप्लाई भी 5 है, प्राइस बढ़ी 10 हुई तो सप्लाई भी 10 हुई, फिर वो 15 हुई तो ये भी 15 हुई। तो हमने इसको प्लॉट किया ABC पॉइंट पे, मिलाया तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, वो पॉजिटिव है। जब हम इन दोनों ग्राफ को मिलाते हैं तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, पॉइंट ए। इस पॉइंट पे जो डिमांड है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, सपोज करिए मैं यहाँ पे कमोडिटी लेती हूँ एक्स, तो डिमांड और सप्लाई दोनों ही कमोडिटी की इस पॉइंट पे इक्वल होंगी। यहाँ पे क्या वो पॉइंट है, पॉइंट ए है, तो एट पॉइंट ए जो है, ये जो डिमांड है और ये जो सप्लाई है ये दोनों इक्वल होंगी। इसी वजह से इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व का। ओके, अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं उसमें ये कुछ फैक्टर्स आते हैं, QDX मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। क्या क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पर PX का मतलब है प्राइस ऑफ गुड एक्स, PI का मतलब है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, Y का मतलब है इनकम ऑफ कंज्यूमर, T का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब ये सब इफेक्ट कैसे कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को, इसको देखते हैं बाई एग्जांपल। सपोज करिए गुड एक्स की हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसकी खुद की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड को कैसे इफेक्ट कर रही है, बाई दिस। एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स है, उसकी प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जब गुड चीप होता है ना, सस्ता होता है, तब इंसान उसको ज्यादा खरीदता है क्योंकि उसको उससे बेनिफिट होता है। वहीं दूसरा गुड कैसे इंप्लाई करते हैं, सपोज करिए एक गुड वाई है, प्राइस ऑफ अदर गुड कैसे उसको इंपैक्ट करेगा, एक गुड वाई है और वाई गुड की जो प्राइस है वो एक्स से कम है, तो लोग क्या करेंगे, वो क्या समझेंगे कि वाई जो है वो चीपर है एज कम्पेयर टू एक्स, तो लोग वाई को खरीदने चले जाएंगे और एक्स को खरीदना बंद कर देंगे। तो इसलिए जो अदर गुड की प्राइस है वो भी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड को इफेक्ट करती है। दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो ज्यादा गुड खरीदेगा, और अगर उसकी कंज्यूमर की इनकम घट जाती है तो वो पहले जितने खरीदा था ना उससे भी कम खरीदेगा। तो इस तरीके से इनकम भी इफेक्ट करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे, सपोज करिए मार्केट में एक नया गुड आता है जेड गुड। ठीक है, एक्स भी था वाई भी था, लोग पहले एक्स खरीद रहे थे, कुछ लोग खरीद रहे थे वाई। अब एक्स एक जेड जो नया गुड आया है वो एक्स और वाई का इतना बढ़िया कॉम्पिटिटर है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, इसलिए लोगों ने क्या किया, एक्स और वाई इन दोनों की जो कमोडिटी का कंजप्शन का उसको कम कर दिया और वाई की तरफ अट्रैक्ट होकर उसका कंजप्शन ज्यादा कर दिया। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के गुड को इंपैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब हम इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें, बस एक पर्टिकुलर गुड की खुद की प्राइस में चेंज लाएं, तब जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा वही लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब कीपिंग अदर फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, एज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस। मतलब जब हम किसी और गुड को देखें ही ना कि प्राइस जो अदर गुड की है उसको कांस्टेंट रखें, इनकम को कांस्टेंट रखें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखें। जब एक पर्टिकुलर गुड, सपोज करते हैं हम एक्स ही ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर गुड एक्स की इनकम प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये वाली चीज मैंने आपको इस चीज में भी बताई क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड प्राइस घटेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। इसी चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस का घटना और उसकी डिमांड का बढ़ना। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इन्होंने ही आगे के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दिए, और हर एक कॉन्सेप्ट का जो बेस माना जाता है वो मेनली लॉ ऑफ डिमांड को माना जाता है। ठीक है, इसको हम इस ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लॉ ऑफ डिमांड आए या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड
डिमांड आए, एक ही चीज़ है, एक ही ग्राफ बनेगा। कैसे? इस फिगर से हमने क्या देखा, फ्रॉम द फिगर वी कैन सी डेट एज द प्राइस इंक्रीजेस टू 10 फ्रॉम 5, 5 से जब 10 हुई प्राइस, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 10 से 5 घट गई। यही जो चीज़ है वो इंडिकेट कर रही है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और यही चीज़ जो है वो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हर एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में डिक्रीमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब ऐसा होता है कि प्राइस में और इनकम में चेंज हुआ या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हुआ, तो दो इफेक्ट हमें पता चलते हैं डिमांड में पर्टिकुलर कमोडिटी की चेंज आने से। वो दो इफेक्ट हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अब हम उन दोनों को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल, आर्टिस्टिक वर्क, स्केचेस, आर्ट वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चेंज इन प्राइस इफेक्ट्स ऑफ लॉ, मतलब प्राइस में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से ये दो इफेक्ट होते हैं। पहला इनकम इफेक्ट और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनके अलावा एक प्राइस इफेक्ट और होता है जो कि हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है तो कंज्यूमर की इनकम में भी चेंज आएगा। If decrease in price occurs, the consumer income would affected as decrease in price increases the savings of the consumer. इंक्रीज इन प्राइस है तब भी होगा। सपोज करिए एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, ठीक है, और उसकी वो जो भी गुड परचेज कर रहा है उस गुड की जो भी प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर उस गुड की प्राइस 10 है और वो डिक्रीज होकर 5 हो जाती है, तो जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे 5 रुपीज़ सेव कर रहा है, मतलब 5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपनी सेविंग्स में उसको यूज़ कर रहा है। तो सेविंग्स जो होती हैं वो कंज्यूमर की रियल इनकम ही कहलाती हैं। अब मैं ये आपको इन शॉर्ट अभी लेटर इस वीडियो में समझाऊंगी कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम क्या होती है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसने 5 रुपीज़ सेव किए, मतलब उसकी इनकम में 5 रुपीज़ ऐड ऑन हो गए। वहीं अगर इस पर्टिकुलर गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाती है ₹15 पे, तो क्या हुआ, उसको उसकी जितनी भी इनकम थी उसको 5 रुपये और ज़्यादा देने पड़े। तो इसलिए यहाँ पे उसको 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो इसलिए इस तरीके से एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस में चेंज आने से, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम इफेक्ट होती है। या तो उसकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी होती है या उसकी इनकम में कुछ डिक्रीमेंट होता है। जैसे इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है, इफ प्राइस ऑफ अ बॉल पेन रिड्यूसेस फ्रॉम ₹10 to 5, इट मींस कंज्यूमर विल सेव ₹5। जैसे मैंने उधर एक गुड एक्स का एग्जांपल दिया, यहाँ पे एक बॉल पेन का एग्जांपल दिया कि सपोज करिए बॉल पेन की जो प्राइस है वो 10 है, वो 10 से अगर 5 हो जाती है तो क्या हुआ, कंज्यूमर ने 5 रुपये बचा लिए, क्योंकि पहले वो 10 दे रहा था, अब उसे 5 देने पड़ेंगे, तो 5 रुपये उसने सेव किए, बचाए। ठीक है, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस, इट इंडिकेट्स रिलेटिवली द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए सब्स्टिट्यूट वुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली। मतलब एक कोई भी गुड है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है, हम यहाँ पे बॉल पेन और जेल पेन ही ले लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। सपोज करिए बॉल पेन की जो प्राइस है वो है ₹10, जेल पेन की जो प्राइस है वो है ₹5। अब क्या, सॉरी ₹5, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ लोग थे जो बॉल पेन प्रेफर कर रहे थे लेना, कुछ लोग थे जेल पेन ले रहे थे। अब जेल पेन सस्ता है तो ऑफकोर्स ज़्यादा लोग यही ले रहे होंगे क्योंकि ये उनको चीप पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ ये कि जेल पेन की जो प्राइस थी वो 5 रुपये से 15 रुपये हो गई। तो रिलेटिवली देखा जाए बॉल पेन और जेल पेन में, तो बॉल पेन सस्ता हो गया। अब पहले जेल पेन चीप था, लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ी वैसे ही बॉल पेन जो है वो सस्ता हो गया। तो जो लोग जेल पेन को खरीद रहे थे बिकॉज ये सस्ता है, ये चीप है, वो लोग अब बॉल पेन पे ट्रांसफर कर जाएंगे। और अगर वो अब बॉल पेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिवली जो इसका सब्स्टिट्यूट था, जेल पेन का सब्स्टिट्यूट बॉल पेन का सब्स्टिट्यूट जेल पेन, रिलेटिवली जो इसका सब्स्टिट्यूट था उसकी प्राइस गिर गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और जो जेल पेन था उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब एक बार जो मैंने लैंग्वेज में एग्जाम्पल लिखा है उसको देखते हैं। लेट बॉल पेन बी एज्यूम, मतलब बॉल पेन की जो कीमत है वो है 5 रुपये, जेल पेन की कीमत क्या है 10 रुपये। इट मीन्स पीपल विल प्रेफर टू बाय बॉल पेन, क्योंकि बॉल पेन जो है वो सस्ता है। अब अचानक क्या हुआ कि बॉल पेन की कीमत अगर 15 रुपये हो जाती है और ये उतना ही रहता है, तो रिलेटिवली जेल पेन चीप हो जाता है, तो लोग बॉल पेन से इस पेन पे शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब प्राइस में चेंज आने से जो एक पर्टिकुलर गुड है उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड में भी चेंज आता है और इनकम में भी चेंज आता है कंज्यूमर की। लेकिन जो एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने इनकम इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल माना, उन्होंने नहीं माना कि ये कहीं पे यूज होगा। क्यों? ही कंसीडर्ड इट एज नेग्लिजिबल बाय मार्शल बिकॉज कंज्यूमर स्पेंड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम ऑन वन थिंग ओनली। मतलब उनका ऐसा मानना था कि अगर कंज्यूमर की इनकम जीरो भी है ना, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसपे वो अपनी इनकम का एक पोर्शन खर्च करेगा। जैसे बेसिक नीड्स अगर हम बात करें तो बेसिक नीड्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर इनकम चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, उसको उस पर स्पेंड करना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर उस पर उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो नहीं जी सकता। जैसे पानी हो गया, ठीक है, या खाना हो गया, इन चीज़ों पर उसे खर्च करना पड़ेगा चाहे वो लोन ले या कुछ भी ले। तो इसलिए उन्होंने इनकम इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना। आई होप आपको ये दोनों में समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वेवलेन गुड और गिफिन गुड। ये दो तरीके के गुड होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेवलेन गुड आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज आता है, वेवलेन गुड वो गुड है कि उनकी डिमांड में भी इंक्रीज आए। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड को ये वायलेट करते हैं। ये वो दोनों गुड्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का कहता है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है इनकम इंक्रीज होगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। और यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव रिलेशनशिप बता दिया कि प्राइस भी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ये गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब उनकी प्राइस इंक्रीज हो। टिपिकली ये जो है वो हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, वेल मेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और प्रेस्टीज दिखाते हैं, मतलब
अहमियत दिखाती है इनकी, वही मतलब जैसे डायमंड है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी जब प्राइस जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा उनकी डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि डायमंड क्या दिखाता है कि हम पे कितना पैसा है। हर एक जना तो डायमंड नहीं खरीद सकता ना, जिस पे जितना पैसा होगा उस हिसाब से वो चीज़ें खरीदेगा। तो डायमंड जो है वो प्रेस्टीज दिखाता है एक इंसान की। अगर डायमंड सस्ता हो जाए तो हर एक बंदा उसे खरीद सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो कॉमन चीज़ हो गई, प्रेस्टीज ही नहीं दिखा रहा। तो वेबलिन कोड्स वो गुड्स हैं जो कि जब उनकी प्राइस जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड होगी। डायमंड की डिमांड हमेशा बढ़ती है, गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती है, और साथ में उनकी प्राइस भी हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो ये वो गुड्स हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं, उनको नहीं मानते, या हम बोलते हैं उनकी एक्सेप्शंस हैं। वहीं गिवन गुड्स भी वही गुड्स होते हैं जब उनकी प्राइस बढ़ेगी तभी मतलब वो बढ़ेंगे। लेकिन ये टिपिकली इनकम पर डिपेंड करते हैं एक कंज्यूमर की, कि जैसे जैसे इनकम एक कंज्यूमर की इंक्रीज होती है उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सपोज करिए एक बंदा है, ठीक है, वो पहले ठेले पे टिक्की खाता है, टिक्की, ठीक है, टिक्की कह लो, चाट कह लो, वो खाता है जो कि उसे 10 रुपये में पड़ती है। अब वही टिक्की अगर 5 रुपये की हो जाए, या 5 रुपये की छोड़ो, वो कुछ भी नहीं हो रही, अगर वही कंज्यूमर की इनकम, ये जो टिक्की खाने वाला बंदा है, इसकी इनकम इस समय है 20,000 रुपये। अब इसकी इनकम बढ़ गया 50,000 रुपये हो जाए, अब इसके भाव बढ़ेंगे ना। अब ये ठेले पे टिक्की क्यों खाएगा, अब ये रेस्टोरेंट जाएगा, ये होटल जाएगा, ये वहाँ खाएगा खाना, अब ये ठेले की टिक्की क्यों खाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टिक्की की जो डिमांड थी वो कम हो गई। कम क्यों हुई? क्योंकि एक इंसान की इंक्रीज हो गई इनकम, ठीक है। तो ये इनकम पे डिपेंड करते हैं कि गिवन गुड्स जो होते हैं वो बहुत लो इनकम चीज़ें होती हैं, नॉन लग्जरी होती हैं, ये लग्जरी होती हैं, ये नॉन लग्जरी होती हैं। ये वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है जैसे ही एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए। जैसे डिमांड ऑफ अ टी विल डिक्रीज एज हाई इनकम पर्सन विल प्रेफर टू टेक कैपुचिनो, ठीक है। मैं अगर ठेले पे या कोई टपरी पे चाय पी रही हूँ और अगर मेरी इनकम एकदम से बढ़ जाए तो मैं वो चाय क्यों पीऊंगी, मैं तो होटल में जाके कॉफी पीऊंगी ना। तो इसलिए टी एक लो इनकम चीज़ है, कोई प्रेस्टीज तो नहीं दिखा रहा। वहीं बेबलिन गुड्स प्रेस्टीज दिखाते हैं, ये लग्जरी गुड्स होते हैं, ये नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं। आई होप इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं उसे भी। रियल इनकम मेनली जो दिखाती है वो दिखाती है एक एक्चुअल इनकम, इसको एक्चुअल इनकम भी कहते हैं, और ये मेनली सेविंग्स दिखाती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, ठीक है। और ये जो मनी इनकम जो ओरली हमें ऐसी मतलब मिलती है, अब इसको पढ़ते हैं। जैसे रियल इनकम इज मनी विच एन इंडिविजुअल कैन मेक्स आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द इन्फ्लेशन, मतलब सारे इन्फ्लेशन, सारे खर्चे पानी करने के बाद जो पैसा एक इंसान पे बच रहा है वो उसकी रियल इनकम है, मतलब इन शॉर्ट सेविंग्स। दिस मीन्स द प्राइस लेवल ऑफ गुड डिक्रीजेज बट द इनकम हैज नॉट, बट ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन द प्राइस लेवल पीपल स्टार्ट सेव मनी, दिस इज नोन एज द इंक्रीमेंट इन द एक्चुअल इनकम। इसको मैं आपको लिखकर समझाऊं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज करिए एक कोई इंडिविजुअल है जिसका नाम है रमेश, ठीक है। अब वो जो रमेश है वो एक उसकी इनकम है, सपोज करो 500 रुपये पर मंथ, ठीक है, बस इतनी इनकम है उसकी, 500 रुपये पर मंथ। वो जो है बहुत मुश्किल से अपना घर पानी चला रहा है। अब वो 5 रुपये का एक बिस्किट लेता है, ठीक है, कोई भी बिस्किट लेते हैं, जैसे पार्ले जी, वो 5 रुपये का लेता है। अब वो पार्ले जी जो है उसकी जो रुपये हैं, मतलब उसकी जो प्राइस है वो घट के हो जाए अगर 2 रुपये, तो उसने 3 रुपये बचा लिए। क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर उसकी इनकम तो चेंज नहीं हुई ना, इनकम तो 500 ही थी उसकी, जो थी 5 रुपये पर मंथ कमा रहा था, अभी वो 5 रुपये पर मंथ ही कमा रहा है। लेकिन जो वो गुड खरीद रहा है उसकी प्राइस में चेंज आया, प्राइस डिक्रीज हुई और उसने 3 रुपये बचाए। तो अब उसकी इनकम क्या हो गई महीने की, अगर वो महीने में 5 पार्ले जी खा रहा था, सपोज करो वो 5 पार्ले जी खा रहा था, मतलब महीने के वो 25 रुपये मतलब अपने खर्च कर रहा था। अब वो 2 रुपये हो गया, 2 रुपये का हो गया, 3 रुपये वो एक बिस्किट से कमा रहा है, मतलब बचा रहा है। तो इसको इंटू 5 करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 रुपये वो अपने प्लस कर रहा है। 500 रुपये की इनकम में 15 रुपये उसके महीने के और बच रहे हैं। अब तो प्राइस में चेंज आने से, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से प्राइस जब गिर जाती है, एक इनकम की कंज्यूमर की सेविंग्स बढ़ जाती हैं, वो सेविंग्स ही उसकी एक्चुअल इनकम में ऐड होती हैं, और वही चीज़ हमें दिखाती है रियल इनकम, कि उस इंसान की रियल इनकम क्या है, ठीक है। अब वहीं अगर मैं नॉमिनल इनकम की मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली अ मनी इल्यूजन, मतलब ये लोग इस धोखे में रहते हैं कि हाँ हमारी इनकम बढ़ गई, लेकिन एक्चुअली उनकी इनकम नहीं बढ़ी हुई होती है। कैसे? पीपल्स इनकम और सैलरी इंक्रीजेस बट एट द सेम टाइम प्राइस लेवल ऑफ गुड्स गॉट आल्सो इंक्रीजेस, इट मींस द इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स सेम एट इट इंडिकेट्स दैट पीपल डज नॉट सेव एनीथिंग बट रिमेन्स इन इल्यूजन दैट हिज और हर इनकम गॉट इंक्रीजेस। मतलब कि एक जो मैंने ये देखो 500 वाला ये एग्जांपल दिया, ठीक है। अब इसमें ही मैं कहूँ कि इस जो 500 रुपये ये कमा रहा था महीने के, ये रमेश अब 500 नहीं कमा रहा, अब ये कमा रहा है 2000 रुपये, सही है, 2000 रुपये कमा रहा है। लेकिन पार्ले जी ये जो 5 रुपये में खरीद रहा था ना, ये भी अब 50 रुपये का हो गया, अब ये पार्ले जी भी 50 रुपये का हो गया। कुछ फायदा हुआ इनकम बढ़ के, उसका खर्चा भी बढ़ गया। तो लेकिन वो इस इल्यूजन में है, ये रमेश जो है वो इस धोखे में जी रहा है कि हाँ इसकी इनकम बढ़ी है, लेकिन उसका खर्चा भी बढ़ा एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन रेट था वो तो सेम रहा, इन्फ्लेशन रेट सेम रहा, लेकिन मनी इनकम जो है इसकी बढ़ी, बट एक्चुअल इनकम घट गई। उसको सेविंग अगर होती तो वो भी घट गई, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस में भी इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर भी वो धोखे में रह रहा है कि उसकी इनकम 500 से 2000 हो गई है, बट उसका खर्चा भी बढ़ा है, तो इसलिए कुछ उसकी इनकम नहीं बढ़ी, खर्चा भी बढ़ गया साथ में, तो बात तो वही रही, उसकी सेविंग्स उतनी ही रही। तो आई होप आपको इस वीडियो में सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी क्लियर करने का। बाकी प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।